हेलो दोस्तों, जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारत से संबंधित दिल्ली सल्तनत काल से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है गुलाम वंश। चलिए, गुलाम वंश से संबंधित जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सल्तनत काल, और सल्तनत काल का आरंभ होता है गुलाम वंश से। गुलाम वंश के संस्थापक 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। हम जानते हैं कि गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था या उनका सेनापति था। तो गुलाम वंश की नींव मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाला था 1206 ईस्वी में। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगो कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। यानी गुलाम की जो खरीदारी होती थी वो सैनिक सेवा करने के लिए, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम थे। उनको मोहम्मद गौरी ने सैनिक सेवा के लिए ही खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। यानी वो राजा बनता है 24 जून 1206 को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, और दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी, प्रथम राजधानी, वो लाहौर में थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को ही राजधानी बनाया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। और दिल्ली में जो कुतुब मीनार आपको दिख रहा है, इसकी जो नींव है, इनकी जो शुरुआत की गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही की गई थी, जो गुलाम वंश के प्रथम शासक थे। अब चलिए इल्तुतमिश से कुछ महत्वपूर्ण जो इल्तुतमिश के कार्य हैं उनको भी देख लेते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण का पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था कुतुब मीनार का, लेकिन उसने पूरा नहीं करवाया पाया था क्योंकि उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूर्ण करवाने का जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को ही जाता है। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश, चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल। ये दो प्रकार के सिक्के थे, जिसको एक को चांदी का टंका कहा जाता था और दूसरे को तांबे का जीतल। इक्ता प्रणाली चलाई थी इल्तुतमिश ने, याद रखेंगे। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था जो तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने किया था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। दिल्ली में जो अमीर लोग थे, जो वो निरंकुश थे, विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनके विशेषाधिकार को खत्म किया था, उनका दमन किया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी थी। जब कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार की नींव डालता है तो पहली मंजिल सिर्फ कुतुबुद्दीन के समय में ही बन पाया था। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। यानी एक मंजिल तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और बाकी जो 4 मंजिल थे वो इल्तुतमिश ने ही बनाया था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, यानी टूट गई थी। एक समय था कि बिजली गिर गया था कुतुब मीनार के ऊपर और उसकी चौथी मंजिल टूट के गिर जाती है, जिसके कारण फिरोज तुगलक ने इसमें 2 मंजिलें, छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसकी 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस शासक ने किया था, और ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही करवाया था। तो दिल्ली का जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है और अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसका निर्माण भी
कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है क्योंकि ये लाखों रुपयों को दान दे देते थे। पैसे बांटने में ये बहुत माहिर थे, दान दक्षिणा खूब देते थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खलजी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गौरी के सेनापति थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सेनापति थे उसका नाम था बख्तियार खलजी। और बख्तियार खलजी ने ही जो नालंदा विश्वविद्यालय, एक समय में विश्व के वो सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय थे जहां एंट्रेंस एग्जाम के बल पर छात्रों का एडमिशन होता था और देश विदेश से छात्र आकर के वहां पर एडमिशन लेते थे और विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करते थे। उन विश्वविद्यालयों को ध्वस्त कर दिया, यानी नष्ट कर दिया, आग लगा दिया बख्तियार खलजी ने। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया। चौगान को पोलो भी आप समझ सकते हैं, पोलो भी कह सकते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो पोलो खेलते हुए या चौगान खेलते हुए हो गई थी 1210 ईस्वी में। तो इसका शासनकाल बहुत ज्यादा नहीं रहा। 1206 में ये गुलाम वंश की नींव डालता है और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो लगभग 6 वर्ष तक ये शासन किए और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐबक को लाहौर में दफनाया जाता है। ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। ऐबक की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बनते हैं आराम शाह, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश जो ऐबक का दामाद था 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। हमने पहले ही कहा था कि इल्तुतमिश जो थे वो ऐबक के दामाद थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इल्तुतमिश को गुलाम के रूप में खरीदा गया था और बाद में उसे अपना दामाद बना लिया, यानी वो अपने बेटी से शादी कर देता है। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था और जब ऐबक मर जाता है, जिस समय उसकी मृत्यु होती है, तब बदायूं जो प्रांत था वहां के उसे गवर्नर बना रखा था ऐबक ने। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी पहले लाहौर थी और इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली ले आता है। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कोहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। बगदाद के दो खलीफा होते थे। इस्लाम धर्म में खलीफा का सबसे बड़ा महत्व है और सबसे बड़ा पद भी था। तो इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। इल्तुतमिश की जो मृत्यु है 1236 में हो गई थी। 12 से 11 ईस्वी में वो शासक बनता है और 1236 में उसकी मृत्यु हो जाती है। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहां शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश का जिस समय शासन था उस समय का रहा, चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहां शरण नहीं दिया था, क्योंकि चंगेज खां जलालुद्दीन पर आक्रमण किया था। जो ख्वारिज्म के सम्राट थे, ख्वारिज्म क्षेत्र को चंगेज खां जीतना चाहता था और वहां के शासक थे जलालुद्दीन, और उन पर जब चंगेज खां का आक्रमण होता है तो जलालुद्दीन वहां से भागता है और इल्तुतमिश के पास आता है, उनके दरबार में आता है, कहता है हमें शरण दीजिए, हमारी सहायता कीजिए, हमें बचाने का प्रयास कीजिए। लेकिन इल्तुतमिश के मन में भी चंगेज खां का डर था, जिसके कारण उसे जलालुद्दीन को अपने यहां रहने नहीं दिया, शरण नहीं दिया।
इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रकनुउद्दीन फिरोज की गद्दी पर बैठा। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र का नाम था रकनुउद्दीन फिरोज, गद्दी पर बैठता है और वह एक अयोग्य शासक था, यानी उसमें शासक के गुण नहीं थे, वह अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही और इसी का कारण था कि रकनुउद्दीन फिरोज जब शासक था तो उनकी मां जो था शासन की पूरी बागडोर संभाल रखी थी। अब चलिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं मंगोल के संबंध में, उनको पढ़ लेते हैं। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी था। गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया में है और उन्हीं क्षेत्र के वो निवासी थे मंगोल लोग। वह एक घूमने फिरने वाले अर्ध सभ्य जाति थे, यानी उसमें सभ्यता नहीं थी, अर्ध सभ्य से शिक्षित नहीं थे। वो घूमते थे, घूमते फिरते रहते थे, ग्रुप में रहते थे तथा उनका मुख्य पैसा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। और वो जो अपना जीविका चलाते थे, घोड़े को पालते थे और उसके साथ साथ अन्य पशु को भी पालते थे। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे, यानी उनके रहन सहन का स्तर भी अच्छा नहीं था और किसी भी पशु को मार करके उसका मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था, स्त्री के प्रति भी स्नेह नहीं था, स्त्री के प्रति भी वो गलत व्यवहार करते थे। तो कह रहा है कि स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था, यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, लेकिन माँ जो थी उनका वो लोग सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे, जो ग्रुप में रहते थे उनको कबीले कहा जाता था। कबीले में बटे थे, उन्हें कबीलों में से एक 1163 ईस्वी में तैमूचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ था और उन्हीं कबीलों में से एक था चंगेज खां, जिसे महान और सरापति दोनों पुकारा जाता था और बाद में उसे महान भी कहा गया और सरापति कह करके वो लोग पुकारते थे। और इसका पिता येसुगाई बहादुर था। चंगेज खां के पिता का नाम था येसुगाई बहादुर। हालांकि इसका नाम याद ये भी रखेंगे कि चंगेज खां के बचपन का नाम क्या था, तो याद है तैमूचिन, तैमूचिन उनका बचपन का नाम था। शाह तुर्कान की अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रकनुउद्दीन को हटाकर राजा को सिंहासन पर आसीन किया। यानी रकनुउद्दीन फिरोज जो शासन कर रहे थे तो उनमें तो शासक का गुण तो था नहीं, उनकी मां एक तरह से शासन कर रही थी और उनके शासन से लोग खुश नहीं थे, जिसके कारण लोगों ने विद्रोह किया और शाह तुर्कान को पद से हटा देता है और उसके जगह पर राजा को अपना शासक बना लेता है। राजा बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। और याद रखेंगे कि मुगल इतिहास में या भारत मध्यकालीन इतिहास में वो पहली महिला थी राजा बेगम जिसने शासन संभाली थी। राजा ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चौगा या काबा एवं कुला या टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी थी। राजा पहली महिला थी, जब वो दरबार में जाती थी तब पुरुष का ड्रेस पहन करके जाती थी, जिसमें चौगा काबा पहनती थी, कुला यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी थी। राजा ने मालिक जमाल उद्दीन याकूत को अमीर ए आखोर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। याद रखेंगे, राजा ने मालिक जमाल उद्दीन याकूत को अमीर ए आखोर घोड़े के सरदार को पद दिया गया था, अमीर ए आखोर नियुक्त किया था। गैर तुर्कों को समांत बनाने के राजा के प्रयासों से तुर्की अमीर उनके विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइनुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया था। गैर तुर्क जो तुर्क लोग नहीं थे उनको राजा ने क्या किया था, अपना सामंत बना लिया था और सामंत का राजा के शासन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता था। उनका पद बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था। इसी के कारण तुर्की अमीर लोग जो थे राजा के विरुद्ध हो गए और उनके विरुद्ध विद्रोह कर देता है, उनको पद से हटा देता है यानी राजा को, और उसके जगह पर बहराम शाह को अपना शासक मान लेता है। राजा की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। राजा की शादी जो हुई थी वो अल्तुनिया के साथ हुई थी। अल्तुनिया ही राजा के पति थे।
इसके शादी करने के बाद राजा ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। राजा की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकों के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। तो राजा की मृत्यु कैथल, जो वर्तमान में हरियाणा प्रांत का एक क्षेत्र है, वहां पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या हुई थी। हालांकि आप याद रखेंगे कि अल्तुनिया की शादी राजा के साथ ऐसे नहीं हुई। राजा और अल्तुनिया के बीच युद्ध होता है और इसमें भटिंडा की लड़ाई है, और जिसमें राजा और अल्तुनिया के बीच जो युद्ध होता है, तो अल्तुनिया युद्ध में जीत जाते हैं और जबरदस्ती राजा से शादी कर लेते हैं। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई, और उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन महमूद शाह बना। बहराम शाह की भी मृत्यु हो जाती है 1242 ईस्वी में, और उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह शासक बनता है। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया। करा है कि बलबन ने षड्यंत्र, यानी एक षड्यंत्र रास्ता है, और 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान के पद से हटा करके नासिरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा शासक था जो टोपी सीकर के अपना जीवन व्यतीत करता था। तो इसका नाम होगा नासिरुद्दीन महमूद। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। अब बलबन जो थे रक्त और लोह की नीति से शासन करते थे, और उसने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन मोहम्मद से किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, याद रखेंगे। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम था। ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन, और ऐबक उसका गुलाम था तो मोहम्मद गौरी का। तुकान ए चहलगानी का विनाश बलबन नहीं किया था। तुकान ए चहलगानी की जो शुरुआत की गई थी वो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, और उनको खत्म किसने किया? तो बलबन ने ही किया। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और यह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने ही बसाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बलबन ने 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता, यानी शासक बनता है, और मंगोल आक्रमण जो हो रहा था, जो चंगेज खान के वंशज थे उन लोगों का, उन आक्रमण से दिल्ली को सुरक्षित किया, रक्षा करने में सफल रहे, और सीरी नामक नया नगर भी बलबन ने ही बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पोबस की प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही किया था। राज दरबार में सिजदा एवं पोबस ये एक ऐसी प्रथा थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को प्रारंभ किया था। यानी नौरोज जो था फारसी साल का पहला दिन होता था, और उसी दिन से नौरोज की शुरुआत की जाती थी। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। बलबन की जो नीति थी वो लोह एवं रक्त की नीति से आच्छादित था। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखेट अभियान के बहाने, यानी शिकार करने के बहाने, अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायदा कराकर दुरुस्त रखता था। यानी अपनी सेना को एक्टिव रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए लंबी दूरी तक की उनकी कवायदा, यानी लंबी दूरी के अभियान पर भेजा करते थे। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। तो बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि थे, फारसी के विद्वान थे अमीर खुसरो और अमीर हसन, जो बलबन के दरबार में रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखेंगे कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो शमसुद्दीन कैमूर्स
था, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।